हेलो एंड वेलकम टू बिस्तक। और मैं आपके साथ अनीशा। आप देख रहे हैं बिस्टॉक लाइव और हमारे साथ मौजूद है गौरव सर और रजत सर। इनके साथ हम बात करने वाले हैं कि आखिर शेयर में इस समय बाजार में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, हाल बेहाल ही नजर आ रहे हैं। 25,780 के करीब पे निफ्टी 50 पहुंच चुका है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करूं, वो भी लाल पर है। 58,855 के करीब पे बना है। 170 पॉइंट नीचे दिख रहा है। निफ्टी 100 भी 26,317 पे है। 77 पॉइंट नीचे दिख रहा है। मिड कैप की बात करूं, निफ्टी मिड कैप तो वो भी नीचे है। मिड कैप नीचे है, स्मॉल कैप नीचे है। एवरीथिंग इज लुकिंग रेड। एक्सिस बैंक हालांकि ऊपर दिख रहा है। थोड़े कुछ मेजरली देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स थोड़ा बहुत ठीक चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हाल बेहाल ही दिख रहा है। तो इसके ऊपर क्या हमारी आज, अब मार्केट बंद होने से पहले कैसा हाल रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे आज हम गौरव गोयल सर से। इसके साथ हमारे साथ रजत सर भी मौजूद हैं। हेलो सर। नमस्कार। बिस्तक के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अभिवादन। आज मार्केट का हाल जरूर खराब है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आ रही हैं मार्केट में। और दर्शकों को धैर्य रख के मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ से बहुत गेन्स मिलने की संभावना है। हम्म। राइट। और मार्केट में जिस तरीके का अभी ट्रेंड इमर्ज हो रहा है ना, ये मार्केट में तकलीफ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। आज 25,800 के लेवल के नीचे चला गया है निफ्टी। हम्म। और टेक्निकली मैं बताऊं तो पहले मेरे को चार्ट शेयर करने पड़ेंगे उसके लिए। मार्केट सुबह से ही इनफैक्ट, अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखोगे तो लगातार डाउन स्ट्रक्चर ही बनता चला जा रहा है। लेकिन आज स्पेशली सुबह से हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़े कंप्लीटली नेगेटिव बायस शो कर रहे हैं। ये है आर्ली चार्ट्स निफ्टी के। और आप देखो, किसी भी घंटे आपने पिछले घंटे के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई ही नहीं है। आप वन वे ट्रैक पे कल से ही लगातार नीचे 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 के लेवल्स छूते चले जा रहे हो। तो अब सपोर्ट जोन्स जो टकराएंगे नीचे आके, वो लगभग 25,700 के आसपास आके टकराएंगे। यहाँ पर पिछली बार बहुत अच्छा बाउंस मिला था 25,700 के आसपास से। तो ये 25,700 तक का दरवाजा जो है ओपन है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो गिरावट है ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, वो इसलिए क्योंकि ऑप्शंस डेटा ये बता रहा है। आप ये आज का ही चार्ट अगर आप देखो ऑप्शंस का, तो इसमें साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि राइटिंग बहुत जबरदस्त है। ये ओपन इंटरेस्ट जो जुड़ा है आज के सत्र में, तो कॉल राइटिंग हेवी है 25,900 और ऊपर से 26,000। ये दोनों ही स्ट्राइक्स आज फ्रेश एडिशन ज्यादा शो कर रही हैं। तो किसी भी लिहाज से अभी तो पुल बैक के चांसेस नहीं है। कोई भी उछाल आया तो फिर ऊपरी स्तरों पर दबाव लगभग निश्चित है कि होता हुआ नजर आएगा। लेकिन गौरव सर, ये हुआ ही क्यों? ये ईयर एंड आते आते सारी जो बाजार की जो ताकत है वो लगभग खत्म सी होती चली जा रही है सर। इस सीरीज के ऑलमोस्ट निचले पॉइंट पे फिर से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूँ ऑप्शन राइटिंग, ये बहुत हैवी है। ये आज के सत्र की कॉल राइटिंग दिखाई देती है, लेकिन अगर इसमें मैं पोजिशनल भी देखना चाहूँ तो पोजिशनल भी दिख रहा है कि कॉल, ये जो लाल कलर की जो लाइन है, कॉल राइटर्स बहुत हेविली बाजार में जमकर बैठे हुए हैं। और पुट राइटर्स उतने एग्रेसिव नहीं है। पुट राइटिंग कम दिखाई देती है, कॉल राइटिंग बहुत हेवी दिखाई देती है एज कम्पेरेटिव टू पुट राइटिंग। यानी कि साफ तौर पे मंदी करने वाले बहुत ताकत से बाजार को नीचे लेते चले जा रहे हैं। तो ये ऐसा हुआ कि ईयर एंड पे भी कोई सेंटर रैली तो बनी भी नहीं। तो रजत, देखिए, ये जब आज के जो चार्ट्स आप दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे जो स्पेक्यूलेटर्स हैं, डे टू डे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए दिल दहलाने वाला ही चार्ट होगा। एक तरफ तो पैसे नहीं बन रहे हैं, ऊपर से सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट में क्या हो रहा है। हम जैसे लोग कह रहे हैं कि आप मार्केट में परचेज करिए, दूसरे लोग कह रहे हैं कि मार्केट का कुछ अता पता नहीं है, ट्रेड डील नहीं हुई है। तो ये इस तरह का क्लियरली बहुत कंफ्यूजिंग सा माहौल है, केओस है, क्लटर है, हेडलाइंस कुछ और कह रही हैं, इंडियन इकोनॉमी कुछ और बोल रही है। तो मैं अगर चाहूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं रजत। आप ये देखिए, करंटली जो आपने चार्ट दिखाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं देयर आर ब्लैक कैंडल्स एंड देयर वाइट कैंडल्स। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, कोई देयर इज नो क्लियर ट्रेंड एंड डायरेक्शन रजत। बहुत क्लियरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम माय माय रीडिंग, माय पर्सपेक्टिव। तो हम सिर्फ एक इंटेलिजेंट गेसेस मार के ये कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। बट आप इसी को टाइम फ्रेम को रजत, आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करिए या 10 साल के लिए एक्सटेंड करिए। तो हाँ जी, तो एग्जैक्टली exactly. तो
ये आप कहाँ से आप 5 ईयर का चार्ट ले हैं? अब देखिए, कैन यू सी एन अपवर्ड स्लोपिंग चार्ट फ्रॉम 2020 से लेके 25 तक? आपको पीस और सिरेनिटी दिखाई देगी चारों तरफ। मतलब अपवर्ड स्लोपिंग एक मार्केट में जिसने 2020 में इन्वेस्ट किया होगा, 2025 तक खूब एंजॉय किया है। इसी को अगर आप 10 साल पे जाएंगे तो और भी अच्छी आपको लाइन दिखाई देगी अपवर्ड स्लोपिंग। तो पॉइंट जो मैं ये कहना चाह रहा हूं रजत, या एग्जैक्टली, सो देखिए कहाँ पे था आज से 10 साल पहले। इट वाज एट, रजत, व्हाट लेवल्स आर दोस? 2200, 20 2200, 2252 10 years back, right? and 27th October 2028, Exactly. 27th October 2008. अब रजत 10 साल में अगर आप देखें तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। आई मीन, क्या ये जो डिस्टरबेंसेस हमें जो शॉर्ट टर्म में दिखाई दिए हैं, केओस, क्लटर, नॉइज जो हमें दिखाई दे रही थी, डायरेक्शनलेस मार्केट समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये उस समय नहीं था? बिल्कुल था। 2013 का मुझे याद है, देयर वाज पेपर टैंट्रम। उससे पहले 2008 में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था पूरी दुनिया में, जिससे मार्केट एक बार निफ्टी आई थिंक 58% करेक्शन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 2008, and 2013 was another big problem. Then there was a problem in 2017. We all know COVID happened in 2020, और क्या हो गया था, मार्केट 12,000 से 7,000 पे आ गया था, और अब 7,000 से 26,000 आ गया। सो रजत, अगर हम सब इस चीज को, ये नॉइस को नजरअंदाज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे आए, तो आपको रिटर्न्स ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे इसमें दिख रहे हैं। आप बेसिकली अपना ब्लड प्रेशर जो बढ़ा रहे हैं मार्केट के गिरने से या ऊपर जाने से या फिर नीचे गिरने से, दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। ये होएगा और ये कंटिन्यूसली होता ही रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल मार्केट लेट्स अज्यूम 1 साल बाद 15% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, उसके बाद ये क्या स्मूथ लाइन में एक ही ऊपर की तरफ चलता रहेगा? शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता है। मार्केट नीचे भी आएगा, कंसोलिडेट भी करेगा, ऊपर भी बढ़ेगा। बट अगर हम पैनिक में हाई लेवल्स पे निकल जाएं और लो लेवल्स पे भी हाई लेवल्स पे परचेज करना शुरू कर दें और लो लेवल्स पे परचेज ना करके खरीदें, सेल कर दें, तो देन देयर इज प्रॉब्लम ना। आप अच्छे समय के लिए तो इंतजार कर ही नहीं पाए। गिने चुने कुछ दिन होते हैं मार्केट में जब देयर इज अचानक से मार्केट तेजी से बढ़ता है। अगर हम मार्केट में उसी समय अवेलेबल ना हो, देन वी माइट नॉट मेक यूज ऑफ द गेन्स, फिर हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। सो मेरा यही कहना है कि इस नॉइज और क्लटर से, जिसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते ठीक से, उससे दूर निकल के आके हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें। देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ लॉट्स ऑफ गेन्स। आगे आने वाला भविष्य ना सिर्फ इंडिया के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है रजत। हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इंडिया एज एन इकोनॉमी इज लुकिंग वेरी गुड, इट्स जस्ट दैट मार्केट्स आर लुकिंग अदरवाइज। और मार्केट्स अदरवाइज देख रहे हैं तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट? अल्टीमेटली जो मार्केट्स हैं, दे विल कैच अप विद द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज, एंड फाइनली ये सब जितना एफआईज का आना जाना, ट्रेड डील ना होना या कोई और प्रॉब्लम होना, रुपी का गिरना, these are all temporary things. These will happen. ये शॉर्ट टर्म में मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट सी मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा सर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी निफ्टी गेनर्स हमारे श्रीराम फिन हो गया, एसबीआई हो गया, निफ्टी लूजर्स हो गए, मैक्स हेल्थ हो गया, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, ये सब लूजर्स चल रहे हैं, फिर साथ ही गेनर्स भी। तो सर आपको क्या लगता है, क्या ये अभी बाजार बंद होने में समय, क्या ये कंटिन्यूस रहेंगे, अभी हमें इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? या सी देखिए, मेरे को बाजार आज शाम तक क्या होगा या कल क्या होगा ये तो नहीं कह सकता हूँ, बट जैसे आपने श्रीराम फाइनेंस की बात करी, सो बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर जो है मुझे बहुत पसंद है इस समय। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक, जहाँ पे हम एक तरफ एफआईएस के जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी डील्स हो रही हैं जहाँ पे एफडीआई मनी आ रहा है। अभी भी बात चल रही है कि श्रीराम फाइनेंस में कोई 20% के परचेज की बात चल रही है।
शायद फ्राइडे को अनाउंसमेंट हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट कैन हैपन। एंड हम लोग जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया में अगर हम इस डील को भी मिला लें तो मोर देन $10 बिलियन, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, की डील्स पिछले कुछ समय में हो गई है, जिसमें यस बैंक की डील हो गई, सम्मान कैपिटल की हो गई, आरबीएल बैंक की हो गई, अब ये होने वाला है। सो देर इज लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग एंड इंडियन बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि संयम रखें, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम। और जो लग रहा है कि जो पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट बन गया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देर आर लॉट्स ऑफ गुड स्टॉक्स विच आर नाउ अवेलेबल एट वेरी गुड प्राइसेस। मैं आपके दर्शकों को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक द राइट टाइम टू प्रोबेबली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मार्केट हैज जस्ट अबाउट बिगन। सही समय आता जा रहा है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं लगाने के लिए पैसे, तो आप प्लीज अपना 20 या 25 रुपया इस समय एक ट्रांच निवेश कर सकते हैं। किसी वजह से अगर मार्केट अनदर 5% गिर जाता है, मार्केट में ऐसा हो सकता है कि गिर जाए, तो आप अनदर 25% प्लीज इन्वेस्ट अगेन। एंड ये सब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करके चलिए, और मेरे ख्याल से 5, 10, 15, 20 साल के निवेश के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिले यहाँ पे। सर एक और सेक्टर है, वो है पीएसयू बैंक्स, और ये कंप्लीटली डोमिनेट ही करता चला जा रहा है। और हम फिर से देख रहे हैं कि ये बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, ये बाजार की गिरावट में भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि निचले स्तर से आज सब में खरीदारी है। आपकी राय सरकारी बैंक्स पे? बिल्कुल रजत, देखिए वहां पे बहुत सारे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं हम लोगों को पीएसयू बैंक स्पेस में, लार्जली बिकॉज अब इनकी जो लेगेसी प्रॉब्लम्स थी सारी खत्म हो गई हैं। अब ये प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देयर इज अ प्रोविजन, बातचीत चल रही है कि बैंक्स को, पीएसयू बैंक्स को, दे गवर्नमेंट वांट्स टू मेक बिगर एंड बेटर। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्रोबेबली इस साल आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन भी हो जाए, तो बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव टेलविंड्स जो हैं हमें इस सेक्टर में दिखाई देती हैं। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इनके वैल्यूएशंस भी एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स आर मच बेटर। तो उस सिचुएशन में ठीक नहीं होगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, दरअसल मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि मोबाइल प्राइस हाइक होंगी, क्या इस वजह से आने वाले साल 2026 में 20% तक बढ़ सकते हैं। तो क्या इससे टेलीकॉम जो सेक्टर है, जैसे भारती एयरटेल है जो कल तक अच्छा चला था, क्या इन सब पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? वोडाफोन आइडिया आज बेसिकली बुलिश दिख रहे हैं, पर आपको क्या लगता है इस पे क्या हो सकता है? सो टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल हमें अच्छा लगता है, लार्जली बिकॉज ना सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से कहना चाहूंगा, बट मैं वैसे भी कहना चाहूंगा कि इंडिया में जो डेटा अवेलेबल है, इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये आने वाले समय में आप देखेंगे, अब जैसे थोड़ा थोड़ा जो कॉम्पिटिटिव वॉर चल रहा था बिटवीन द लीडिंग प्लेयर्स हैज नाउ स्टेबलाइज्ड, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बोथ जियो, एयरटेल में दोनों में आरपूस बढ़ने लग गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है, गवर्नमेंट हैज इज द नाउ द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन द कंपनी, एंड अब ये बात तो क्लियर होती जा रही है कि गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इसे बैंकरप्ट नहीं होने देगी, और उसमें शायद एजीआर ड्यूज पे भी कुछ डिसीजन जल्दी आपको आता हुआ दिखाई दे, विच माइट फेवर वोडाफोन आइडिया। तो इसीलिए हमने एक रैली भी देखी है, 6 रुपए से 11 रुपए पे आ गया है, एंड बहुत सारे लोग जो इसमें फंसे हुए थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो मेरे को ये लगता है ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर इज लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग इन इंडिया, एंड ये एक ऐसी चीज है जो चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, एवरीवन नीड्स अ टेलीफोन। इट हैज बिकम अ नेसेसिटी नाउ, इट्स नॉट अ लग्जरी आइटम एनीमोर। और डेटा कंजम्पशन भी रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे को, और साथ में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब 10 प्लेयर्स हैं जो प्राइस कटिंग, प्राइस वॉर चल रहा हो यहाँ पे मैसिवली।
there are tremendous opportunity for further innovation and growth in this sector. तो मेरे को टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं. द लीडिंग प्लेयर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज. तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. सर थोड़े लूजर्स पे बात करते हैं. ये हॉस्पिटल स्टॉक्स को क्या हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या सेक्टर में? क्योंकि मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, इतनी आदत नहीं है सर गिरने की. ये हॉस्पिटल्स में कुछ भी नहीं चल रहा है. मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस सब नीचे हैं पोजिशनली. सो रजत देखिए यहाँ पे रैली भी बहुत तेजी से हुई थी. अगर आप पिछले एक साल में देखें, मोस्ट ऑफ दीज स्टॉक्स हैव डन वंडरफुली वेल एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है मार्केट में, विच इज क्वाइट नॉर्मल. मेरे को तो हॉस्पिटल सेक्टर अभी भी बहुत अच्छा लगता है. आई फील कि इस सेक्टर में बहुत गुंजाइश है आगे चल के. अभी भी जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, नंबर ऑफ बेड्स हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन इज वेरी वेरी स्मॉल इन इंडिया एज कंपेयर टू लेट्स से इवन चाइना और फॉर दैट मैटर डेवलप्ड मार्केट से तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं. सो आगे चल के लेट्स से हम लोग अगर आने वाले 5-10 साल की बात करें तो यहाँ पे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करेगी, इंडिया ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, जिस तरह से per capita income बढ़ेगी, there would be more and more demand for specialized doctors, good hospitals, beds, so which would cater to the larger population of the country. तो ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल सेक्टर बहुत अच्छा लगता है. ये छोटा मोटा आज का करेक्शन या आने वाले हफ्ता 10 दिन का करेक्शन आई कांट कमेंट, बट ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर इज लुकिंग गुड. ऑब्वियसली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक अपने वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं चला गया है. कोई पर्टिकुलर अगर नीचे है तो वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर बहुत ज्यादा ऊपर है तो उसमें करेक्शन की भी गुंजाइश है. उसके साथ आपको स्टडी भी करना पड़ेगा कि किन हॉस्पिटल्स में क्या पोटेंशियल है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनके प्लान्स क्या हैं. अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स जो है नीश स्पेशलिटी में आते जा रहे हैं. आपने देखा होगा एक आईपीओ लिस्ट हुआ है जो सिर्फ नेफ्रोलॉजी रिलेटेड ट्रीटमेंट करता है. तो ऐसे ऐसे अब स्पेशलिटीज आती जा रही हैं. तो आई थिंक द फ्यूचर फॉर दी स्टॉक्स इज क्वाइट प्रॉमिसिंग. ओवरऑल मेरे को अच्छा लगता है ये सेक्टर. और वो जो आपने लिस्टिंग की बात की सर, आज लिस्टिंग्स दोनों ही ठीक नहीं हुई हैं. नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज और पार्क मेडीवर्ल्ड तो और खराब हुई. मैं वही बोल रहा था ना, हॉस्पिटल्स की हालत बहुत टाइट और ऐसे समय पे लिस्टिंग होनी पड़ गई. तो पार्क मेडीवर्ल्ड पहले दिन 6% नीचे चला गया. कैसी कंपनी है? सो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए दोनों बहुत अच्छी है. शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स किस वैल्यूएशन पे वो लोग लेके आ रहे हैं आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थे, इस वजह से मे बी लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है. बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बोथ दीज कंपनी आर पर्टिकुलरली गुड. नेफ्रोकेयर जो है इज मोर स्पेसिफिकली, जैसे मैंने बताया था, ये डायलिसिस के लिए स्पेशलिटी रखते हैं एंड आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर दिस. एंड मैं इसके फंडामेंटल्स वगैरह देख रहा था. दिस ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन दिस सेक्टर रजत. अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके लोग लंबे समय के लिए रख सकते हैं. आई थिंक देयर इज मनी टू बी मेड हियर. इसी के साथ ही थोड़े कॉलर्स भी ले लेते हैं. हमारे कॉलर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. परवेज जी का पहला सवाल ले लेते हैं. टाटा कंज्यूमर होल्ड सेल क्या करना चाहिए सर इनको? मेरे ख्याल से अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इट्स अ क्लियर होल्ड फ्रॉम माय एंड. कंजम्पशन स्पेस में हम लोग एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स देख रहे हैं, स्पेशली विद द काइंड ऑफ इंसेंटिव गवर्नमेंट जो दे रही है सेक्टर के लिए. तो कंजम्पशन स्पेस इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड. टाटा कंज्यूमर इज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स इन दिस सेक्टर एंड द काइंड ऑफ इनके जो प्लान्स हैं बहुत अच्छे हैं. एंड कुछ समय से एक्चुअली 3-4 साल से इस सेक्टर ने और इस कंपनी ने एक्चुअली कोई बहुत इतना मेजरली परफॉर्म नहीं किया, बट वी ऑल नो दैट द मैनेजमेंट इज वेरी गुड एंड द प्लान्स आर इवन बेटर. तो मेरे ख्याल से होल्ड है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव.
इसी के साथ सुरेंद्र जी हैं, वो बोल रहे हैं टारगेट फॉर टीएमसीवी फॉर शॉर्ट टर्म क्या रहने वाला है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। सो आई एम वेरी सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ भी टारगेट नहीं दे सकता हूँ, बट हम लोगों को कमर्शियल व्हीकल स्पेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लुक्स गुड, ऑटोमोबाइल स्पेस भी हमें अच्छी लगती है। सर इसमें अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स, तीनों ही स्टॉक्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इस समय, ट्रेडर्स का भी इन्वेस्टर्स का भी, क्योंकि सभी हाईस छू रहे हैं। जी, ट्रेडर्स के बारे में नहीं कहूंगा मैं, बट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑल द थ्री नेम्स दैट यू हैव टेकन, क्वालिटी कंपनीज हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है, वैल्यूएशंस को देख के आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें अच्छी लगती हैं कंपनीज। इसके साथ हमारे एक और कॉलर हैं अभिलाष जी, वो बोल रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1500 शेयर्स एट 95 और एटर्नल 500 शेयर्स, इस पे क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मैं इंडिविजुअली स्टॉक के बारे में कहने की बजाय आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट ऑन द एनबीएफसी सेक्टर ओवरऑल। एनबीएफसी सेक्टर जैसे मैंने बताया मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अभी मार्केट एनवायरनमेंट थोड़ा सबड्यूड है, इस वजह से ये आपको लोअर स्लोपिंग चार्ट्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि मैंने आपको रीजंस पहले भी आउटलाइन किए थे, मेरे को लगता है कि ये सेक्टर आगे चल के बहुत अच्छा करेगा। कंपैरेटिव वैल्यूएशंस भी अब काफी हद तक इन द एनबीएफसी स्पेस हैव बिकम लॉट मोर रीजनेबल। वी आर ऑलरेडी सीइंग द काइंड ऑफ डील्स दैट आर हैपनिंग वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके पार्टिसिपेशन करना शुरू कर रहे हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड, और इसमें अगर हम अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आई थिंक दैट वुड बी गुड। जहां तक इटर्नल का सवाल है, सो मैं क्विक कॉमर्स स्पेस के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वहां पे देखिए द वैल्यूएशंस वर एक्सट्रीमली हाई, वी ऑल नो दैट। मतलब जो कंपनीज इतने हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हैं उनकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, तभी वैल्यूएशंस जस्टिफाई हो पाते हैं। तो ये जो न्यू एज ई कॉमर्स कंपनीज हैं हम उन पे बहुत पॉजिटिव हैं, बट इसमें जो है वैल्यूएशन, जहाँ पे वैल्यूएशंस जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ चुके हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखने की जरूरत है, और अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करके लॉन्ग समय तक इन्वेस्ट करेंगे। इटर्नल में अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। जहाँ तक ओवरऑल ई कॉमर्स स्पेस है हमें बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा तरुण गोयल जी है, वो बोल रहे हैं एग्जिटेड मैक्स हेल्थ, कैन आई एवरेज आईटीसी होटल्स एंड एसकेएफ इंडिया एट करंट प्राइस, थैंक यू। सो आई थिंक देखिए जितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शन हो चुका है एंड द मैनेजमेंट क्वालिटी इज गुड, तो जैसे मैंने कहा कि आई थिंक one can invest in fundamentally strong companies with every fall in the market. ये मार्केट में मे बी 100 में से 25 रुपए जैसे मैंने बोला है डाल के इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके मार्केट में करेक्शन नहीं होगा, इसके आगे हु नोस, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, किसी को क्या पता है कि आज शाम तक क्या होगा या कल क्या होगा या एक महीने में क्या होगा। मतलब हम सब लोग सिर्फ गेस मार सकते हैं, बट अगर हम लोग मेथोडिकल इन्वेस्टिंग करें, और मैं ये इस चीज पे एम्फसाइज करना चाहूंगा, मेथोडिकल इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे हम मेथड टू मैडनेस बोलते हैं। इक्विटी मार्केट्स एक मैड हाउस की तरह होते हैं जहाँ पे खूब चिक्खम चिल्ली हो रही होती है, मार धाड़ हो रही होती है, लोग एग्जिट कर रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इट्स लाइक अ मैड हाउस। तो मैड हाउस में अगर हम रैशनैलिटी और अपना संयम बना के रखेंगे और डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टिंग करेंगे, सो इट गिव्स यू वंडरफुल रिजल्ट्स। तो ये मेथड टू मैडनेस का एक तरीका ये है कि आप ट्रांचेस में अपना इन्वेस्टिंग करें, अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करें। जैसे तरुण जी अच्छी कंपनीज में, मेरे को लगता है पहले भी इन्होंने कई बार पूछा है, अच्छी कंपनीज में यूजुअली आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप जो है एवरेजिंग करिए अच्छी कंपनीज में। विद एवरी फॉल यू शुड कीप इन्वेस्टिंग, अपनी परसेंटेजेस एलोकेट कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूँ 5%, आप अपने अनुमान के हिसाब से 5 की बजाय 7% कर लें। मार्केट्स में टाइम करने की कोशिश नहीं करें, बट आप इन्वेस्ट करिए अपना।
विद एवरी फॉल इन द मार्केट पिक अप परसेंटेज कि मेरे को इस फॉल पे थोड़ा इतना इन्वेस्ट करना है, अगले 5% पे फिर मैं करूंगा, एंड दिस शुड आइडियली गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स. सो मेथड इन मैडनेस इज अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एंड अगर आप संयम बना के रखेंगे, इस तरह का डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखेंगे, तो आई एम वेरी श्योर आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. अच्छा गौरव जी, आज ना खबर आई थी कि PNGRB 1 जनवरी 2026 से वन नेशन वन टैरिफ की पॉलिसी पे काम करेगा. तो IGL का स्टॉक आज मिड कैप गेनर्स में सबसे ऊपर है. इसका क्या असर देखते हैं आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पे? सो आई थिंक रजत, मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल कंज्यूमर के लिए ये दिस इज क्वाइट अ पॉजिटिव स्टेप. प्राइसेस में कमी आएगी, वाइडर रीच हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं दिस शुड बी गुड फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, नॉट नेसेसरली फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव. तो फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूंगा, मे बी दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू पिक दी स्टॉक्स. धीरे धीरे करके जैसे वॉल्यूम्स ग्रो करेंगी और इनके शायद मार्जिन्स में भी कमी आए, लेकिन वॉल्यूम्स से शायद वो कॉम्पनसेशन होगा. सो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच मॉडल अडॉप्ट करते हैं यहाँ पे, एंड थोड़ा उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए यहाँ. इसी के साथ हमारे एक और कॉलर हैं, श्यामपा जी, जो बोल रहे हैं IOB शुड आई सेल, पूछ रहे हैं क्या उन्हें बेच देना चाहिए IOB. इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB. यस. तो देखिए, मैं तो बैंकिंग सेक्टर पे पॉजिटिव हूँ. इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच आर लो मार्केट कैप्स, स्मॉलर पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे भी पॉजिटिव हूँ, अगर वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है. तो अगर बेचना चाहते हैं और फिर खरीदना चाहते हैं, टाइम करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए सलाह नहीं दूंगा. बट अगर लंबी अवधि के लिए कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इवन जो स्मॉलर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें भी कुछ हद तक निवेश किया जा सकता है. इसके साथ हमारे एक और कॉलर हैं, लिव फुटबॉल ओनली उनका नाम है इस पर, वो बोल रहे हैं रेमंड इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म के लिए. रेमंड इंजीनियरिंग इज इट? तो रेमंड, देखिए मैं जो रेमंड इंजीनियरिंग से ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, उन्होंने ये लिखा. रेमंड लाइफ, रेमंड लाइफ होगा या रेमंड रियल स्टेट होगा. बोल देती हूँ रेमंड, आप ये बस स्पेसिफाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे. रेमंड रियलिटी होगा, फिर रेमंड रियलिटी होगा, या रेमंड एज अ लाइफस्टाइल कंपनी है इनकी. एक रेमंड प्रॉपर कंपनी है जिसमें मतलब जो पेरेंट कंपनी है, तो अभी डीमर्जर भी हुआ था कुछ समय पहले. हो सकता है मे बी उन्होंने गलत लिखा है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप प्लीज एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए अपने. हाँ, क्लैरिफाई करवा दीजिए. इसमें आपने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया कि थोड़े दिनों पहले इसका डीमर्जर हुआ था, तो रेमंड में से कितनी सारी कंपनियां निकली थी, रेमंड लाइफस्टाइल, रेमंड, हाँ जी, ये जो प्रॉपर्टी वाली अलग से. ऐसे ही सर एक डीमर्जर वेदांता का भी हो रहा है. So that seems to be a good merger, Rajat. वेदांता का मर्जर मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट ये NCLT से अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि सारे अप्रूवल्स ऑलरेडी आ चुके हैं. दिस डीमर्जर प्रोसेस में अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है. टाइम जैसे जैसे बाकी पूरा होता रहेगा और डीमर्जर होता रहेगा, उसमें एक कंपनी की 5 कंपनीज बन जाएंगी. तो मेरे ख्याल से इस शेयर में, इस कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटीज हैं, रजत. और साथ में अगर आप देखें, जैसे अगर मान लीजिए कोई इनका ओवरसीज इन्वेस्टर है और वो एल्यूमिनियम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ही कैन टेक स्पेसिफिक कॉल्स एंड उनकी वेदांता एल्यूमिनियम में परचेजिंग कर सकता है, वेदांता पावर में कर सकता है, कॉपर में कर सकता है. तो 1 company is getting demerged into 5 companies, which should happen over a period of time. तो वैल्यू अनलॉकिंग इज अ पॉसिबिलिटी. तो मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल इस सेक्टर पे भी इन द लॉन्ग टर्म. बट हम लोग स्पेसिफिक कमोडिटीज पे ही थोड़े से पॉजिटिव है. जैसे हम लोग को एल्यूमिनियम अच्छा लगता है, कॉपर अच्छा लगता है, गोल्ड एंड सिल्वर ऑलरेडी हमें मतलब हमें काफी समय से
हम लोग इनके ऊपर पॉजिटिव थे। ऑलरेडी थोड़ा बहुत बढ़ चुके हैं गोल्ड एंड सिल्वर, काफी अच्छा तेजी आ चुकी है इसमें। तो इन चारों कमोडिटीज के ऊपर हम लोग पॉजिटिव हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये मान के चलिए, हो सकता है इसमें बीच में थोड़े बहुत करेक्शंस भी आए, बट हमें अच्छा लगता है, और एक डीमर्जर प्रोसेस यहाँ पे कुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी। जो हमने अभी सवाल पूछा था रेमंड को लेके, उन्होंने रिप्लाई किया है, उन्होंने बोला है नॉट रियल एस्टेट द अदर वन। हाँ, तो एक रेमंड की लाइफस्टाइल कंपनी है और रेमंड की एक पेरेंट कंपनी है। तो मेरे ख्याल से रेमंड इज अ गुड ग्रुप। दे हैव दोनों एक्चुअली दोनों कंपनीज अच्छी हैं। मैं सेक्टोरल पर्सपेक्टिव से ज्यादा बोलना चाहूंगा। तो सेक्टोरल पर्सपेक्टिव से दी सेक्टर्स आर गुड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंस कंपटीशन इन दिस स्पेस। तो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी करके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू टेक अ कॉल वेदर these companies fit into your portfolio or not. So थोड़ा सा स्टडी करके करिए, और लंबा नजरिया रखिए। मैं यही कह सकता हूँ। गुड मैनेजमेंट, गुड कॉर्पोरेट ग्रुप, प्रोडक्ट्स इनकी अपनी स्पेशलिटी रहती है। जैसे सूटिंग्स वगैरह में आप देखेंगे रेमंड हैज अ ब्रांड नेम विच इज अनपैरेलल्ड लाइफ। सो इसी तरह से रेमंड एज दे हैव अ ह्यूज, while he doesn't want to talk of realty, but मैं बताना चाहता हूँ उनके लैंड बैंक is huge, and they've done actually fairly good in recent times. तो मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, थोड़ा फंडामेंटल स्टडी करके, and then see whether it fits into your portfolio or not. सर, आपने जो भी अभी शेयर्स रिकमेंड किए या मतलब जिनके बारे में बात करें, उस पर डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे? जी, तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। हम कोई भी स्टॉक किसी भी क्लाइंट को ऐसे ही रिकमेंड नहीं करते हैं। हम उनकी डिटेल स्टडी करते हैं, उनका पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, उनका रिस्क एनालिसिस करते हैं, उनका एसेट एलोकेशन बेसिस रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, एंड देन ओनली thereafter we create a diversified portfolio which includes equity as a portion of their total portfolio. तो हम लोग ने यहाँ पे सेक्टर्स वगैरह जो भी डिस्कस करें, इनका एज सच कोई औचित्य नहीं है जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को, रिस्क को ना समझें। तो प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस। ये भी हो सकता है कि स्टॉक्स में हमारा निजी निवेश हो, हमारे क्लाइंट्स का हो, हमारी फैमिली का हो, हम बायस्ड भी हो सकते हैं। तो आप प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रख के, संज्ञान लेके तभी इन्वेस्टमेंट अपना करें। इसके साथ रजत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अगर आप पोजिशनल बना सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो मार्केट अच्छा रिवॉर्ड देगी, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म में मार्केट में वाकई दिक्कत इस समय थोड़ी बढ़ गई है। तो टाइम करना तो हमेशा से मुश्किल ही होता है। गौरव जी बार बार बोलते हैं हमारे बिस्तक के मंच पे आके, और बिल्कुल वही सही साबित हो रहा है। आप तेजी की मार्केट में नहीं निकल पाते, मंदी की मार्केट में दोबारा खरीद नहीं पाते। बस यही तो ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे आप पैसा नहीं बना पाते। तो इस बार फिर से बाजार मौका दे रहे हैं, लोअर लेवल्स पे फिर से कोशिश कीजिए अपने पोर्टफोलियोज को रीबिल्ड करने का। अभी वाकई बाजार की हालत टाइट है, और देखते हैं आज के सत्र में 25,700 का लेवल तो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अब दोपहर की मार्केट में भी कोई भी खरीदारी नहीं हो रही है एग्रेसिवली। तो ऐसा लग रहा है कि आज एक बार नीचे 25,700 के लेवल को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। रजत, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इस समय। आप देखिए, हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं वो गोल्डन पीरियड है इंडिया के लिए। इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। आपने अगर कभी कहीं पे भी रिसेंटली किसी भी इकोनॉमी के बारे में सुना हो जो 8.2% से ग्रो कर रही हो, जिसके डेफिसिट्स कंट्रोल्ड हो, आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे ख्याल से इवन मोर देन द जीडीपी इज कि हम अपना फिस्कल डेफिसिट को सैक्रिफाइस किए बिना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सैक्रिफाइस किए बिना हम लोग जो हैं इस रेट से ग्रो कर रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल है, हमारे डेफिसिट्स कंट्रोल्ड हैं, हमारी जीडीपी तेजी से ग्रो कर रही है, हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अंडरटेक कर रहे हैं, हमारी इनहेरेंट इकोनॉमी की बहुत संभावनाएं हैं ग्रोथ की आगे चल के।
हमारी डेमोग्राफी बहुत अच्छी है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, हम किसी भी कंट्री के साथ स्पेसिफिकली अलाइंड नहीं है। आई थिंक देर आर लॉट्स ऑफ ग्रीन शूट्स जो शॉर्ट टर्म में प्ले नहीं करेंगी, लंबे समय के लिए प्ले करेंगी। मैं सभी इन्वेस्टर्स को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इंडिया में लंबे समय के लिए निवेश करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इक्विटीज हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा बहुत संभावनाएं हैं। तो जितनी वेल्थ इंडिया में पिछले 30-40 साल में नहीं बनी है, वो आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। सो अपना संयम बना के रखिए। आई थिंक डरिए नहीं, घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। मार्केट में ये सब चलता है और चलता रहेगा। एंजॉय करिए इस राइड को और मेथोडिकली इन्वेस्ट करिए। गुड टाइम्स आर अहेड ऑफ अस। राइट। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस और लोगों को समझाने के लिए। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी आज बाजार थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। देखा जाए तो ये पूरे हफ्ते के जो 3 दिन गए, इसमें बाजार में ऐसा इतनी रफ्तार या तेज़ी देखने को नहीं मिली। और एनएससी में जो हम देखें, मतलब जो हमारा निफ्टी 50 है वो भी डाउन स्लोप की तरफ ही जा रहा है। अभी ऐसा आज 26,000 तो दूर दूर तक नहीं लगता, क्योंकि हाई सिर्फ 26,929 के करीब गया है। तो देखते हैं, बाजार अभी बंद होने में कुछ समय बाकी है, फिर हम वापस जुड़ेंगे सबके साथ फाइनल बेट पे, जहां पे बात होगी, चर्चा होगी आज पूरे बाजार को लेकर, कैसा गया आज का बाजार का सत्र। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू रजत सर। थैंक यू, थैंक यू।